नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इसको लेकर भारत में सोशल मीडिया पर लगातार पक्ष और विपक्ष के नेता ट्वीट करके कह रहे हैं कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को वहां के कम गिनती के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पंजाब के होशियारपुर जिले में एक इनोवा के बह जाने के कारण 9 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण 4 लोगों की मौतें हुई हैं और हरियाणा में यमुनानगर और अंबाला जिले में भी कई गांवों में बाढ़ आई हुई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे ओलंपिक गेम्स का कल रात 12 बजे समापन हो गया है। बता दें कि इसमें भारत 71वें नंबर पर रहा है। भारत को 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। पहले स्थान पर अमेरिका रहा है जिसको 40 गोल्ड मेडल मिले हैं। दूसरे स्थान पर चाइना रहा है, उसको भी 40 गोल्ड मेडल मिले हैं, लेकिन ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल उसके अमेरिका से कम है। तीसरे नंबर पर जापान रहा है जिसको 20 गोल्ड मेडल मिले हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कर्ता धर्ता पीटी उषा ने विनेश फोगाट के बढ़े हुए वजन के मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि आईओए का इससे कोई लेना देना नहीं है, विनेश फोगाट खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने भारत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि भारत के सेबी की चीफ माधवी बूच और उनके पति धवल बूच की अडानी समूह की उन कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जिनका अडानी समूह की वित्तीय गड़बड़ियों से लेना देना है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 25 अगस्त के आसपास अनाउंस हो सकते हैं। हरियाणा के सभी अधिकारी इसको लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं 15 दिन पहले विधानसभा चुनाव हरियाणा में करवा सकती है। शंभू बॉर्डर को खोले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि शंभू बॉर्डर की कम से कम एक लाइन तो खोली जाए ताकि एम्बुलेंस, महिलाएं और छात्र छात्राएं आराम से आ जा सकें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा सरकार की शुभकरण सिंह के मामले में लगाई गई उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें हरियाणा सरकार यह मांग कर रही थी कि शुभकरण सिंह की मौत की जांच न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अभी किसान नेताओं की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन किसान नेताओं ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो रोष के कारण 15 अगस्त को मार्च निकालेंगे। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाने के लिए 6 नाम भेजे गए हैं। एक नाम पंजाब सरकार की तरफ सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर बांग्लादेश के बारे में है। बांग्लादेश के बारे में मैं लगातार पिछले बुलेटिनों में आपको बताता रहा हूं कि वहां पर तख्ता पलट हुआ है और तख्ता पलट में कहीं ना कहीं वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था और अब वहां पर मोहम्मद यूनिस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनकी सलाहकार में एक सरकार, अंतरिम सरकार बनाई गई है। वे उस सरकार के सलाहकार हैं और वहां पर लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। कई खबरें ये भी आई हैं कि वहां पर जो कम गिनती के लोग हैं, चाहे हिंदू हों, बौद्ध हों, सिख हों, ईसाई हों, उनके ऊपर भी बहुसंख्यक समुदाय द्वारा हमले किए गए हैं। इसको लेकर भारत के जो हिंदू हैं, हिंदू संगठन है, वो लगातार इसको लेकर ट्रेंड भी चला रहे हैं ट्विटर के ऊपर और वहां पर बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ एक मुहिम भारत में छेड़ी गई है। सभी पार्टियों के नेताओं को इसको लेकर स्टेटमेंट देनी पड़ी है। इसमें बीजेपी के नेताओं को भी स्टेटमेंट देनी पड़ी है, कांग्रेस के नेताओं को भी स्टेटमेंट देनी पड़ी है। आज प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि किसी भी हालत में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जो बांग्लादेश की अभी अंतरिम सरकार है उसको इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनी है, कहीं ना कहीं उसके जो सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने इस चूक को स्वीकारा भी है, उन्होंने गलती मानी है। जो बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार बनाए गए हैं ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन, उन्होंने कहा है कि अभी के लिए हम अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में असफल रहे हैं, लेकिन हमने अभी हालातों को सुधार लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में किसी भी अल्पसंख्यक के ऊपर कोई हमला ना हो। इसके अलावा मोहम्मद यूनिस ने भी ये कमिटमेंट शो करते हुए कहा है कि किसी भी अल्पसंख्यक के ऊपर बांग्लादेश में कोई हमला नहीं होगा। वहां की सिविल सोसाइटी भी ये प्रयास कर रही है कि गांव-गांव जाकर, कस्बे-कस्बे, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को ये समझाए कि अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर हमले नहीं करने हैं।
अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हिंडनबर्ग की। हिंडनबर्ग बेसिकली अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर फर्म है और वो पहले भी भारत में कई खुलासे कर चुकी है। आपको याद होगा कि अडानी के बारे में उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था कई महीने पहले, और अब उन्होंने एक खुलासा और किया है। अडानी के बारे में जब खुलासा किया था हिंडनबर्ग ने, तो तुरंत भारत के सेबी की चीफ माधवी बूच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंडनबर्ग को गलत ठहराया था, लेकिन हिंडनबर्ग ने माधवी बूच का कनेक्शन अडानी से साबित कर दिया है। यानी कि जो भारत की मार्केटिंग जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है, उसकी जो अध्यक्ष है, चीफ है, वो खुद अडानी से मिली हुई हैं। उनकी जो अडानी की जो ऑफ शेयर कंपनियां हैं, सिंगापुर में हो या बाहर के मुल्कों में हो, उनमें बहुत सारियों में माधवी बूच और उनके पति धवल बूच की हिस्सेदारियां हैं। कई कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें 99% तक की हिस्सेदारियां भी माधवी बूच की हैं, जो कहीं ना कहीं अडानी के उन वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ी हुई हैं, जो कि हम सबको पता है कि मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए अडानी ने पिछले कुछ टाइम में जो काम किए थे। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो फ्रांस से है। और फ्रांस में ओलंपिक खत्म हो गए हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने 26 जुलाई को ओलंपिक शुरू हुए थे और 12 अगस्त को, यानी कि आज सुबह, अभी तो 12 अगस्त हुई है, 11 अगस्त की रात 12 बजे खत्म हुए हैं। तो आज 12 अगस्त को हम कह सकते हैं कि खत्म हो गए। 12 अगस्त को कोई भी इवेंट आज नहीं बचा है। और इसमें जो ये ओलंपिक हुए हैं, इसमें भारत का कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। भारत सिर्फ एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया है, जिसकी बदौलत 71वें स्थान पर है। पिछली बार साल 2020-21 के ओलंपिक्स में भारत 48वें स्थान पे था, क्योंकि भारत ने कम से कम एक गोल्ड मेडल जीत लिया था। इन ओलंपिक गेम्स में 114 मुल्क ऐसे हैं जो कोई भी मेडल नहीं जीत पाए। सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला मुल्क अमेरिका बना है, जिसने 40 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और चाइना भी ऐसा मुल्क है जो दूसरे नंबर पर है मेडल टैली में, उसने भी 40 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। लेकिन सिल्वर और ब्रॉन्ज अमेरिका के पास हैं, ज्यादा हैं, इसलिए अमेरिका पहले नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर जापान है। जापान भले ही छोटा सा मुल्क हो, लेकिन उसने भी 20 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। जापान की 20 गोल्ड मेडल हासिल करने के हम सबको पता है कि वहां की जो रेसलिंग है उसने बहुत सारे मेडल दिलाए हैं, वुमेन रेसलिंग ने भी और मेल रेसलिंग ने भी। और चाइना के हम सबको पता है जो शटलर्स से लेकर और टेबल टेनिस और हम बात करें कि जिम्नास्टिक, ये ऐसे खेल हैं जिनमें चाइना ने अच्छा परफॉर्म किया है। अमेरिका ने एथलेटिक्स में अच्छा परफॉर्म किया है, रेसलिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया है, और बहुत सारे गेम हैं जिनमें अमेरिका की एक अपने तरीके की पकड़ है, अच्छी पकड़ है। और अमेरिका काफी ओलंपिक गेम से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। लेकिन चीन से अब अमेरिका को लगातार कड़ी टक्कर मिलने लगी है। अब देखिए कि गोल्ड मेडलों में तो चीन ने बराबरी कर ली है। और हम सबको पता है कि चीन ने ओलंपिक गेम्स में 1980 के बाद खेलना शुरू किया था। उससे पहले ओलंपिक गेम्स में चीन भाग नहीं लेता था और अमेरिका का एक तरफा छत्रप था। हालांकि भारत कहीं ना कहीं ओलंपिक गेम्स में खासा पिछड़ता रहा है। अब की बार पाकिस्तान ने भी फाइनली पूरे 32 साल बाद अपना मेडल हासिल किया है, वो भी गोल्ड। अरशद नदीम ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और भारत को भी एक लंबा समय लगा था मेडल हासिल करने में। भारत का जो पहला गोल्ड मेडल आया था वो साल 2008 के ओलंपिक गेम्स में आया था। शूटर अभिनव बिंद्रा के वजह से वो गोल्ड मेडल आया था। उसी साल बॉक्सर विजेंद्र सिंह का ब्रॉन्ज था और सुशील कुमार का कुश्ती में ब्रॉन्ज था। उसके बाद भारत में कहीं ना कहीं कुश्ती का भी एक चलन बढ़ा और कुश्ती उसके बाद हर साल कहीं ना कहीं मेडल देने लग गई। ऐसे ही अगर हम शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में भी हमें लगातार मेडल आ रहे हैं। हमारा जो बैडमिंटन है वो सुधर रहा है, लेकिन बाकी के गेम्स में हम कोई अच्छा नहीं कर पा रहे। अब की बार हमारी हॉकी ने सरप्राइज किया है और पिछली बार भी हमारी हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अब की बार भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और भारत की हॉकी में ये तकरीबन 40 साल बाद हो रहा है कि बैक टू बैक ओलंपिक, लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल भारत की हॉकी ने जीते हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से है, बाढ़ से रिलेटेड है। पिछले साल भी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में आपने बाढ़ की खबरें खूब देखी थी। घग्गर नदी के उफान के कारण पंजाब का मालवा और हरियाणा का जो अंबाला से लेकर यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और आगे कैथल, जींद, ये इलाके भी, और फतेहाबाद, सिरसा, ये इलाके भी बाढ़ की चपेट में आए थे। और इस बार भी कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी स्थितियां बनती दिख रही हैं। मैं इसके ऊपर
खुल के बात करना चाहता हूं, उसका कारण ये है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले तो मैं आपको ये खबर दे रहा था कि अब की बार पंजाब और हरियाणा में 37% रेन डेफिसिट है, यानी कि 37% बरसात कम हुई है। और अब मैं आपको बाढ़ की खबर सुना रहा हूं। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ साहब कि अब की बार एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी कि एकदम से ही बहुत तेज बारिशें, एकदम से तेज तूफान, एकदम से तेज गर्मी, एकदम बहुत तेज ठंड, ये सब देखने को मिल रही हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का लेना देना कई लोग क्लाइमेट चेंज से भी जोड़ते हैं, कई लोग कुछ और चीजों से जोड़ते हैं, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं। साल 2022 में जब मैं खेतीबाड़ी पत्रकारिता कर रहा था तो उस समय मैं पंजाब के उन गांव में भी गया था, उन किसानों से मिला था जिनका फरवरी महीने में एकदम से गर्मी पड़ने के कारण गेहूं का झाड़ अप्रैल महीने में कम निकला था और 15 से 20% प्रोडक्शन गेहूं की कम हुई थी, क्योंकि फरवरी महीने में गेहूं को उस समय एक पर्याप्त कहीं ना कहीं ठंड की जरूरत होती है। अगर सर्दी नहीं पड़ेगी तो एकदम से हल्का दाना, जब छोटा दाना होता है गेहूं का, वही पक जाता है, तो किसानों को उस समय मार हुई। साल 2023 की मैंने वो बाढ़ भी कवर की जिसमें पंजाब और हरियाणा के गांव डूबे हुए थे और हाथ कार्य भी किए और बाढ़ को अंदर घुस के भी कवर किया। वहां उस समय भी जो धान की खेती थी, कपास की खेती थी, जो एक हिसाब से खरीफ फसलें थी हरियाणा पंजाब की, वो बर्बाद हुई थी। और अब दोबारा ऐसा होता दिख रहा है। पंजाब से तो एक बहुत बुरी खबर है। पंजाब का जो होशियारपुर जिला है, वहां पर एक नाले में पानी आने के कारण एक इनोवा कार बह गई और उस इनोवा कार में 11 लोग सवार थे। मौके पर 9 लोगों की मौत हो गई है, एक जना लापता है, एक को मतलब होपफुली रेस्क्यू कर लिया गया है। और हिमाचल से भी बुरी खबर है, 4 लोगों की मौके पे मौत होगी क्योंकि हिमाचल में बादल फटा था और हिमाचल के भी कई जिलों में कहीं ना कहीं बाढ़ आई हुई है, कई नदियां उफन रही हैं। हरियाणा की जो सोम नदी है वो भी उफन रही है, इसके कारण यमुनानगर और अंबाला में भी बाढ़ जैसी स्थितियां हैं। हरियाणा में भी कई मौतें अब तक बाढ़ से हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाढ़, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, ये हरियाणा पंजाब के किसानों को भी परेशान कर रही हैं और लोगों को जो जान माल का नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है। यानी कि मानसून में पहले जो बारिश होती थी वो, अगर मैं देशी भाषा में भी बताऊं तो ऐसे लोग ऐसे बोलते थे कि आज 4 अंगड़ बारिश होगी, 6 अंगड़ बारिश होगी। तो थोड़ी थोड़ी बारिश होती थी और एक टाइम पीरियड होता था सावन का, जिसको पंजाबी में सोन महीना कहते हैं, हरियाणवी में सामण कहते हैं, हिंदी में सावन कहते हैं। तो सावन के महीने में जो बरसात होती थी वो लगभग हर दिन थोड़ी थोड़ी होती रहती थी। अब जब 80% सावन जा चुका था तब तक 37% रेन डेफिसिट था और सावन के गुजरते गुजरते एकदम से ही इतनी तेज बारिश कर दी 1-2 दिन में ही कि बहुत सारे जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में भी ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर रेन डेफिसिट है, लेकिन कुछ जिले इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के चपेट में आ गए हैं और वहां पर भारी नुकसान हमें देखने को मिला है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर ओलंपिक से ही है। विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढ़ जाने के कारण आप सबको पता है कि उनको फाइनल नहीं खेलने दिया गया और मेडल से भी एक बार के लिए तो वंचित कर लिया गया। हालांकि 13 अगस्त को उनका फैसला आना है और होपफुली शायद उनको सिल्वर मेडल दिया जाए। इस पूरे मामले में जो भारतीय जो प्रशासनिक समिति थी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन थी, पीटी उषा जिसको लीड कर रही थी, वो संदेह के दायरे में थी। लोग कह रहे थे कि जरूर इन्होंने कुछ किया हो, इन्होंने लड़की का साथ भी नहीं दिया और हुआ वैसे ही। अभी तो 13 अगस्त को उस लड़की के फैसला आना है उसके मामले में। उससे पहले ही पीटी उषा ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि 100 ग्राम वजन बढ़ने की जिम्मेदार विनेश फोगाट हैं, इसकी जिम्मेदार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या उसके डॉक्टर नहीं हैं। उन्होंने एक हिसाब से सारा मामला विनेश फोगाट के ऊपर छोड़ दिया है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी ने पीटी उषा को राज्यसभा में भेज रखा है, इसलिए बीजेपी की ही बात बोलेगी पीटी उषा और बीजेपी चाहती है कि विनेश फोगाट का मेडल ना आए। इस किस्म की बातचीत लगातार सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो हरियाणा से है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। उसका कारण यह है कि मैं जिन भी अपने अधिकारी दोस्तों को फोन लगाता हूं, ऑफिसर दोस्तों को फोन लगाता हूं, सारे ही इस समय काम पे बिजी होते हैं। कल एक ऑफिसर ने मेरे को बताया कि ये बहुत पॉसिबल है कि 25 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हरियाणा के विधानसभा चुनाव अनाउंस कर दे। यानी कि अगर 25 अगस्त को इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही इलेक्शन होंगे, जो तकरीबन 10 या 15 दिन पहले होने की आसार उन्होंने बताया है कि हरियाणा सरकार अब की बार 15 दिन पहले कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव
करवाने की तैयारी कर रही है। सीएम नायब सैनी ने सभी ऑफिसर्स को अलर्ट कर रखा है। सभी ऑफिसर्स लगातार इस चीज में जुटे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी हरियाणा विधानसभा के इलेक्शंस अनाउंस हो जाएं। और जो सीएम नायब सैनी हैं बीजेपी के, वो भी लगातार बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं। हरियाणा में पिछले दिनों में कई घोषणाएं हुए हैं। उनमें एक घोषणा ये भी है कि उन्होंने बीपीएल परिवारों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात की है। वैसे तो मार्केट में अगर भारत में आप गैस सिलेंडर लेने जाएंगे तो 1000 रुपए के आसपास आपको कॉस्ट पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने 1200 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता मिलता था उसको बढ़ाकर 3000 रुपए करने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं नायब सैनी, जैसे आखिरी का कार्यकाल चरणजीत सिंह चन्नी को आखिरी के 3 महीने फंसे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने के बाद, वैसा ही ये कार्यकाल साबित होता दिख रहा है। हर रोज घोषणाएं कर देते हैं। जहां पे भी जा रहे हैं नायब सैनी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को जो डेंट हो रहा है हरियाणा में, कहीं ना कहीं उसको वो पार पा सकें, उससे वो मुक्ति पा सकें। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर किसान आंदोलन से है। आप सबको पता है कि 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। किसान एमएसपी की डिमांड को लेकर बैठे हैं और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील डली हुई थी, सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसानों को कम से कम एक लाइन खोलनी पड़ेगी और प्रशासन को एक लाइन खोलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने हरियाणा पुलिस के डीजीपी और पंजाब पुलिस के डीजीपी और आसपास के जिलों के अफसरों को कहा है कि आप देखिए कि कैसे आप एक लाइन कम से कम आप इस हाईवे की खुलवा दें ताकि एम्बुलेंस गुजरने का रास्ता हो जाए, महिलाओं को परेशानी ना हो, स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। तो ये बात कहीं ना कहीं कही गई है। और इसके अलावा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो पंजाब सरकार ने और हरियाणा सरकार ने कमेटी के लिए नाम भेजे हैं, तो ये भी उन्होंने कहा है कि ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ये कहा था कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ऐसे लोगों के नाम भेजे जो कि किसान जिनके ऊपर विश्वास करते हो, ताकि वो एक कमेटी बना के और किसानों की मांगों का कोई हल निकाल सके। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में हुआ है। एक बात और मेरी रह गई है, वो बात ये रह गई है, आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई और थी। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी क्योंकि हाई कोर्ट ने शुभकरण सिंह के मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। हरियाणा सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने तर्क दिया कि अगर शुभकरण सिंह के मामले में जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो पुलिस का मनोबल गिरेगा, क्योंकि पुलिस वालों की जांच होगी और उससे जो हरियाणा पुलिस का मनोबल गिरेगा। इसलिए ये जांच, जुडिशियल जो इंक्वायरी है, ये नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार का जो तर्क था, तुषार मेहता का जो तर्क था, उसको खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट करते हुए कहा है कि क्या पता मोरल बढ़ भी जाए और जांच तो होनी चाहिए, सच्चाई तो सामने ही आनी चाहिए कि शुभकरण सिंह की डेथ कैसे हुई है। तो इस हिसाब से जो हरियाणा सरकार कोशिश कर रही थी कि शुभकरण सिंह के मामले में जो 21 फरवरी को जो लड़का शहीद हुआ था उसके मामले में जांच ना हो, उस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब मैं आपको उस कमेटी के बारे में बता देता हूं जिसकी चर्चा हो रही है। हरियाणा सरकार ने और पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों के नाम दिए हैं, जो कि एक हिसाब से बिचौलिए का काम भी कर सकते हैं या किसानों और सरकार को मनाने का काम कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने टोटल 6 नाम दिए हैं। उसमें रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह हैं, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के पूर्व डीजीपी बीएस संधू को उन्होंने नामित किया है। हरियाणा के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुरजीत सिंह, चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी बलदेव सिंह कंबोज, कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा और कृषि एक्सपर्ट सरदार हरबंस सिंह। ये 6 नाम कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने दिए हैं और पंजाब सरकार की तरफ से एक नाम भेजा गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मन का, RS घुम्मन का। वो भी खेतीबाड़ी के मामले में, रूरल इकोनॉमी के मामले में बड़ा नाम है। तो एक बारगी के लिए तो ये सातों के सातों नाम अच्छे दिख रहे हैं कि शायद, मतलब एक हिसाब से इसमें देवेंद्र शर्मा हो गए और अगर बात करें तो RS घुम्मन हो गए। ये 2 नाम तो मुझे सीधे तौर पे ऐसे दिख रहे हैं जो लगातार किसानों की बात करते रहे हैं। बाकी जो 4 नाम है वो तो रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं और रिटायर्ड अधिकारियों को तो शक की निगाह से देखा ही जाना चाहिए कि वो कहीं सरकार का पक्ष लेंगे या किसानों का पक्ष लेंगे। तो ये आज के बुलेटिन में था और कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते